स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और कैसे होता है? तो कुछ आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताओ जरा, फिर मैं आपको बताऊं क्या होगा। जो स्ट्रीमलाइन शेप में होता है। स्ट्रीमलाइन से क्या समझते हैं? पॉइंटेड। कौन सा ऐसी पॉइंट है, कौन सा ऐसी बात है जिसको हम ध्यान में रखें? उसका स्ट्रक्चर, मतलब हाँ? उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रक्चर का मीनिंग नहीं है, कोई मतलब है? मतलब वो स्ट्रीमलाइन तो मेरे ख्याल कैसा समझाने के लिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है। बनाया जाएगा। देखो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम जो वर्ड है उसका इंग्लिश में मीनिंग बताओ हमको क्या होगा। लाइन फ्लो की मीनिंग मैं बता दूंगा क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। बता बेटा, स्ट्रीम मतलब क्या होता है? सर जहाँ पानी जा रहा होता है, हम्म। मतलब जैसे पानी जा रहा होता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, है ना? यस सर। सुना है ना? और लाइन सर का जब कोई मतलब मासलेस सीधी बॉडी रेखा। फ्लो करती है। है? हाँ बोलो। सर जब मासलेस बॉडी एक फ्लो करती है, शायद उसको बोलते हैं। क्योंकि सर बायोलॉजी में अच्छा। हम लोग काफी बार बोलते हैं कि एव्स जो है उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और वो मासलेस होते हैं, तो शायद इसलिए उनको हेल्प करते हैं। और सर कुछ फिश भी होती हैं जो उड़ सकती हैं। गुड गुड गुड, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है फिजिक्स में, देखो क्या है, लाइन और धारा और फ्लो। ठीक है, तो धारा का लाइन में बहना, है ना? धारा का लाइन में बहना, कई बार सीधी धारा में बहना या लाइन में बहना या धारा प्रवाह, इसको बोलें क्या बोलें? धारा प्रवाह। ठीक है, तो उसकी बहुत क्लियर मीनिंग आती है, यहाँ से भी स्ट्रीमलाइन से भी आ रही है क्लियर मीनिंग। तो क्या है, जो भी फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो, फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो, आप लोग कभी घूमने जाते भी गए भी होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा झरने वगैरह पे जो पानी गिरते हैं ऐसे 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 चलता जाता है, ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे ये, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए। तो इस प्रवाह में क्या ऐसी कौन सी बात मिल जाए हमको, कौन सी कंडीशन हो जाए कि उसको हम बोलेंगे कि स्ट्रीमलाइन है? और एक होता है जब बाढ़ का पानी आता है, अभी कभी कभी आप दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर जाते हुए देखा होगा आपने, जब पानी बरसता बरसात में, तब पानी जो बह रहा होता है वो कैसे बह रहा होता है, इस टाइम में जाके देखेंगे तब देखेंगे किस तरीके से बह रहा होता है। ठीक है, इन चीजों को ऑब्जर्व करें, लाइफ में करते रहना चाहिए और इनका जब जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे। तो देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो, लिख लो डेफिनेशन। स्ट्रीमलाइन, इसी को यूज करना है हमको यहाँ पर, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड is that flow ठीक है, एग्जाम्पल सही है, मनस्वी ने दिया है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज दैट फ्लो in which अब ये जो अगला वर्ड है यही हमारे काम का, in which each element। बच्चों जो एग्जाम में आप देखते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आया है स्टूडेंट का, जब भी बच्चा 100 आउट ऑफ 100 करता है या कोई बच्चा तभी करता है जब वो आंसर आपका टू द पॉइंट दे और कीवर्ड्स पे फोकस करे। वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो हमेशा फोकस करता है कीवर्ड्स पे, अगर वो कीवर्ड्स उसको आंसर में दिख जाते हैं
तो बाकी कुछ ना देख करके वो कीवर्ड अगर हाईलाइटेड है तो उसको चेक किया, नंबर दिया, आगे बढ़ गया। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। मैं टेस्ट लूंगा, मैं भी ऐसे क्वेश्चन दूंगा, मुझे भी एग्जाम में ऐसे आंसर चाहिए होंगे। ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ ये कीवर्ड्स है, ये आंसर में चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड passing through a point, passing through a point travels along the same path and with the same velocity. With the same velocity as preceding element. As preceding element passes through that point. Passes through that point. ठीक है बच्चों। तो क्या क्या है कंडीशन, जो कंडीशन उनको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूं और आपको ध्यान रखना है कि इन बातों को आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है इनको। क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। ओके। नेक्स्ट कीवर्ड्स क्या है? पासिंग थ्रू ए पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ and with the same velocity as preceding element passes through that point. ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये आपका जो फ्लो है ये लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना। तो टेंजेंशियल भी हो सकता है, अब लिख रहे हैं उसको भी आगे। ठीक है। तो क्या करना है हमको, हमें जो फोकस करना है वो इस पे फोकस करना है कि जितने भी एलिमेंट किसी एक पॉइंट से पास करें उन सब का क्या होना चाहिए, वो सेम पाथ पे जाए और सेम वेलोसिटी से जाए वो। ठीक है। ए स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रीमलाइन, ये दोनों साथ में वर्ड है, स्ट्रीमलाइन अलग अलग नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ए स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन में डायरेक्ट कर लेते हैं। ए स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड, ये में भी है, ध्यान रखना इस चीज को। में बी डिफाइंड एज द पाथ straight or curved, straight or curved straight or curved, the tangent to which
at any point gives the direction of the flow, gives the direction of the flow of liquid at that point. ठीक है, तो अगर आपका कर्व टाइप का कोई फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और इसके किसी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पता करना है क्या पॉइंट डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालेंगे। अब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ऐसे लिक्विड अगर यहाँ से जा रहा है, इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये लिक्विड जा रहा है इस तरीके से ऐसे ऐसे, अगर हमको पता करना है इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वही डायरेक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का, ठीक है, या फ्लो का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो कर्व पे अगर डायरेक्शन पता करना है तो आप टेंजेंट डाल लेंगे, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो खुद ही अपना डायरेक्शन बता रही होती है, उसका टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर कर्वेचर वाला पाथ है तो किसी पॉइंट पे अगर आपको फ्लो का डायरेक्शन जानना है तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट डाल देंगे हम। तो दिस विल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट दिस पॉइंट। ओके सर ये पाइप्स वगैरह में यूज होता होगा ना? हाँ, पाइप में यूज होता है, कोई कर्वेचर वाला पाइप है हमारे पास तो वहाँ पे यूज करेंगे उसके फ्लो के लिए। सर कर्वेचर वाला पाइप क्या होता है? ये एक तो पाइप ही सीधा हो गया आपका, है ना? यस सर। हो गया ना? और एक पाइप आपने देखा होगा कि पाइप जो होता है इस तरीके से मुड़ा होता है पाइप, ये जो कनेक्टर लगाते हैं कई जगह पे, कई बार लगाना पड़ता है ना ऐसे हमको। ठीक है, ये कर्व बना रहा है ना, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और जो स्ट्रेट लाइन ना हो वो क्या होता है, कर्व होता है आपका। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, तो आपका जो फ्लो है वो कर्वेचर वाला भी हो सकता है, यानी कर्व टाइप का पाथ हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इन केस ऑफ कर्व, किसी पॉइंट पे अगर आपको फ्लो का डायरेक्शन पता करना तो उस पॉइंट पे उसका कर्व का टेंजेंट डाल देंगे, वो आपको फ्लो का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन फ्लो के, और भी कुछ कंडीशन है, कुछ नेसेसरी कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा उसमें कोई भी जो लाइन है दूसरे को काटेगी नहीं वो। ठीक है, क्या करेगी, वो क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, लिख लें, टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइंस two streamlines cannot cross each other अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्रॉस कर जाएंगे तो कौन से आफत आ जाएगी, है ना? तो अगर टू स्ट्रीम्स लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे। क्या बनेंगे? दो टेंजेंट बन जाएंगे, है ना? एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, इसका मतलब टू डायरेक्शंस हो जाएंगे फ्लो के, है ना? क्या हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शंस हो जाएंगे। और आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं, वन डायरेक्शन होता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये इसको वायलेट कर जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल को। क्लियर हो गया? अगर टू स्ट्रीम्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो उस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ये होगा कि ये होगा, ये डिसाइड नहीं किया सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको वायलेट करेगा, इसीलिए टू स्ट्रीम्स लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इसी चीज को ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल लाइन फील्ड बनेंगे, आगे इलेक्ट्रिक मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उन सब में भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी मेंटेन रखना है आपको। तो टू स्ट्रीम्स लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एंड the greater the number of and the greater is the crowding, and the greater is the crowding, crowding of streamlines at a place. The greater is the velocity of liquid particles at that place. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास में, B1, B2 एंड B3। ठीक है, ठीक है, ओके। अब लेट, यहाँ पे वेलोसिटी BA है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी BB है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी BC है। तो ये क्या कहता है कि जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगी लाइंस की, वहां पे वेलोसिटी इनकी ज्यादा होगी। तो BC विल बी ग्रेटर देन BB विल बी ग्रेटर देन BA। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में स्ट्रीम लाइन फ्लो, और उसके बारे में कुछ बातें हैं, इसमें कुछ बातें और लिखना है हमको। तो आप लोग ये बताओ, इतना समझ में आ गया?
Yes, sir. हैं? आवाज नहीं है बेटा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को एक और टर्म भी बोलते हैं, तो कहीं पे अलग अलग मिलेगा आपको, जो ये टर्म लिखा हुआ है विद सेम वेलोसिटी, इसको कई बार स्टडी फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी किसी एक पॉइंट से जब लिक्विड पास करे और उसके सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी उस पॉइंट पे सेम हो, तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड में कोई पूछे डिफाइन करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर ए स्टडी फ्लो इज ए स्ट्रीमलाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ऐसे भी लिख दो, इससे भी लिख दो, इस पॉइंट को भी। यस नो कुछ बोलो, समझ में आ गया तो छोड़ दें। Yes. Yes, sir. The flow of the fluid, the flow of the fluid, the flow of the fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing particles each passing fluid each passing fluid particles remain constant remains constant in time। ठीक है, ठीक है। देखो इसका मीनिंग कतई ये नहीं हुआ कि वो किसी और पॉइंट पे, देखो बी पे चेंज है, ए पे चेंज है, सी पे चेंज है, लेकिन जो ए के साथ में ए पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल पास करेंगे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, उन सब का वेलोसिटी ए पे बी ए ही रहेगा। ये हुआ आपका स्टडी फ्लो। तो एनी फ्लूइड व्हिच the path taken by a fluid under a steady flow is also called streamline flow। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का या तो सारा कैरेक्टरिस्टिक आप 1 by 1 लिख दो यहाँ पे, और अगर आप सारा 1 by 1 नहीं लिखना चाहते हो, एक नंबर का क्वेश्चन में आप लिखना चाहते हो, तो उसको बहुत करेक्टली आप डिफाइन कर दो इन टर्म्स ऑफ स्टडी फ्लो। तो इन टर्म्स ऑफ स्टडी फ्लो अगर लिखें स्ट्रीमलाइन फ्लो का, तो डिफिनेशन क्या बन जाएगा? The path taken by a fluid particle under a steady flow is a स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये बहुत कंसाइज डिफिनेशन हो गई।
आप पहले के डिफिनेशन याद रखोगे तो उसमें प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, तो वो आपको हेल्प करेगी न्यूमेरिकल बनाने में, आपको हेल्प करेगी बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर करने में। और ये अगर आपने याद कर लिया तो कम टाइम में और आप कम वर्ड में ज्यादा बेटर आंसर लिख सकते हैं शेड्यूल फ्लो डाल करके। ठीक है, इज स्ट्रीमलाइन। तो पाथ जो होगा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, इज ए स्ट्रीमलाइन। डायरेक्शन इसका कैसे दोगे? स्ट्रीमलाइन एंड इट इज डिफाइंड एज, it is defined as a curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity. At that point, तो इस तरीके से हमने जो दोनों डेफिनेशन दो तरीके से मैंने एक ही चीज को बता दिया। जो भी आपको पसंद है याद कर लेना, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए इसके हेल्प से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लिखते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, न्यूमेरिकल के पर्पज से, एग्जाम में क्वेश्चन के पर्पज से खूब क्वेश्चन आते हैं इससे बन करके। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने अभी पीछे बताया था कि जहां पे जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे का ये होगा कि जितना फ्लूइड किसी टाइम में इन करेगा उतने ही फ्लूइड उस टाइम में आउट भी होना चाहिए, है ना? इन और आउट। ठीक है, और आपको पता है कि किसी टाइम में जो आपका फ्लूइड इन करेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? वो A इंटू बी होगा। तो फ्लूइड इन वॉल्यूम विल बी B in into A in, and fluid आउट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो B आउट A आउट हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका पाइप है, ये इसका मान लेते हैं A1 एरिया है, A इन का, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो B1 है। ठीक है, और जो भी इन करेगा वो आउट करेगा, जिस एंड से आउट करेगा उसका एरिया B1 या A2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि A2 एरिया है, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? B2 है। ठीक है, तो यहां से आपका B इन इक्वल टू कितना हो जाएगा? B इन इक्वल टू हो जाएगा, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है B इन कितना, और B इन क्या है? वॉल्यूम है आपका। ये बन जाएगा A1 B1, और B आउट कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा A2 B2। इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर नहीं निकलेगा तो फिर लगातार पानी जाएगा नहीं पाइप में। ठीक है, तो यानी अगर आपने एरिया कम कर दिया है तो तेजी से पानी निकलेगा,
कभी आप लोग कभी अपनी गाड़ी वगैरह धुलने के लिए या कभी और किस पार्किंग में आप पानी यूज करते हो पाइप से, तो आप देखो जब पाइप को आप उंगली से अंगूठे से दबा के पतला कर देते हो तो जब पानी की धार होती बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। वो क्यों? क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया तो बी उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना पानी इन हो रहा है उतना पानी उसको आउट करना है, वॉल्यूम उसको मेंटेन रखना है। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या, दोनों वॉल्यूम ही है और दोनों वॉल्यूम सेम सेम होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज A1 B1 इक्वल टू A2 B2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? ये कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है आपका। ठीक है, दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपको बता रहा है कि आपने एरिया को कम कर दिया तो बी बढ़ जाएगा, बी को कम कर दिया तो आपको एरिया बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। चाहो तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ इस चीज को। A1 B1 इक्वल टू A2 B2, या इसको A in B in इक्वल टू A out B out भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको सिंप्लिसिटी लगे वो याद कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। दिस इज also called a statement of conservation of mass। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो। जितना मास अंदर गया उतना मास बाहर आ गया, तो कोई मास का लॉस नहीं हुआ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। In general, equation of continuity is written as A into B equal to constant। ठीक है, अब आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, अलग अलग शेप बना करके दिया जाएगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये दे दिया जाएगा A1 दे दिया जाएगा, B1 दे दिया जाएगा, A2 दे दिया जाएगा, B2 दे दिया जाएगा, A3 दे दिया जाएगा, B3 दे दिया जाएगा। कई बार इसमें से कोई एक नंबर यहाँ दे देंगे, कोई एक नंबर यहाँ दे देंगे, और इसमें से बाकी नंबर को पूछेंगे, या कभी कभी A1 B1 B2 या A1 A2 A3 में रिलेशन पूछेंगे। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब सारे मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, ए बड़ा है तो बी छोटा हो जाएगा, बी बड़ा है तो ए छोटा हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे डायग्राम में आपके। ठीक है बेटा, दिस ए बी इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स, या इसको बोलते हैं फ्लो रेट। क्या बोलते हैं? फ्लो रेट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि वॉल्यूम फ्लक्स या फ्लो रेट क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, so this means at narrower portion where the streamline are closely spaced, velocity increases and vice versa। ठीक है,
ओके बेटा ना। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एक क्रिटिकल वैल्यू है, उससे कम ही उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नोट कर लो इसको। स्टडी फ्लो इज achieved at low flow rate या लो फ्लो स्पीड beyond a limiting value, beyond a limiting value called critical speed. This flow loses steadiness and become turbulent. ठीक है, जब भी कभी जो स्पीड है वो क्रिटिकल वैल्यू क्रॉस कर जाएगी तो फ्लो हो जाएगा, वो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब जो पीछे रूल थे वो वायलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि जो वेलोसिटी पॉइंट पे कांस्टेंट होनी चाहिए थी वो नहीं रह जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको फिगर से डायग्राम में इसको दिखाना चाहूँ तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो था, और एक सिचुएशन के बाद में अगर ये टर्बुलेंट हो जाए किसी सिचुएशन में, और होने के बाद में अचानक से ये इस तरीके का फव्वारा टाइप का कुछ बना लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा व्हाइट वाटर रैपिड्स। कई बार किसी स्टोन वगैरह से कोई फ्लोइंग वाटर अगर आपका एनकाउंटर करता है तो आप देखोगे एनकाउंटर करने के बाद में उसके ऊपर एक फवारा जैसा कुछ उठ करके बन जाता है वो। ठीक है, कभी देखा आप लोगों ने इसको? हेलो, यस सर। हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, चलिए सर ठीक है, टर्बुलेंट समझ नहीं आया। टर्बुलेंट समझ में नहीं आया तो इसको सिंपली कह सकते हैं, when a liquid moves with a velocity greater than its critical velocity, the motion of the particle of liquid becomes disordered or irregular। क्या बन जाए, disordered या irregular बन जाए। ठीक है, तो सर वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है फिर? हाँ हाँ, सर्कुलर मोशन बना लेगा वो। ठीक है, बट कोई एक्चुअली में वेल डिफाइंड कोई पाथ ही नहीं होना चाहिए टर्बुलेंट के लिए। सर और वो जो क्रिटिकल स्पीड है वो कौन डिसाइड करता है? क्या बेटा पार्टिकल? है? सर जो क्रिटिकल स्पीड है, हाँ, सर ये कौन डिसाइड करता है? ये आपको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा हर एक लिक्विड के लिए कि कितने स्पीड तक वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो के डिफिनेशन को फॉलो करता है। सर वाटर की कितनी होती है? देखना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है।
ओके सर। ठीक है, कभी रिक्वायर्ड नहीं पड़ी इसकी रिक्वायरमेंट हमको, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ना है हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ किलोमीटर में होगी। सर टर्ब्यूलेंट से न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर ये नहीं, लर्न सिर्फ वाले? आपके सिर्फ और सिर्फ जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो पे मिलेंगे आपको। ठीक है, यस सर। अभी हम आगे देखेंगे, एक नई डिफिनीशन देखेंगे जिसका नाम होगा रेनॉल्ड्स नंबर। उसके टर्म में हम डिफाइन करेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे किसी का। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में अभी हम आगे देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड के लिए निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, देखो ये देखें तो ए पॉइंट तक जो था ये इनकी जो वेलोसिटी थी या जो स्पीड थी वो फॉलो कर रही, किसको फॉलो कर रही थी, किसको फॉलो कर रही थी, स्टडी फ्लो के कंडीशन को फॉलो कर रही थी। यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आया, इससे इनका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर होने के बाद में जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से ऊपर जाकर के मूव करने स्टार्ट हो गए ये। ठीक है, ऐसे निकल गए ये। तो ये क्या हो गए, अब ये हर एक पॉइंट पे पास होने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी सेम रही, जरूरी नहीं रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो टर्बुलेंट के बारे में चाहे तो उसको और भी कुछ लिख सकते हैं एक लाइन में इसको। टर्बुलेंट फ्लो, क्या क्या पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हैं। व्हेन ए लिक्विड with a velocity greater than क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में आगे कैलकुलेट करेंगे हम। देन क्रिटिकल वेलोसिटी critical velocity, the motion of particles become, the motion of particles लिखें या liquids लिखें, the motion of particles of liquid या fluid becomes irregular, disordered or irregular, and such flow is called turbulent flow. इसमें क्या खासियत क्या होगी, इसमें पाथ एंड वेलोसिटी will change regularly. ठीक है, will change continuously, will change continuously. ठीक है, with time from point to point. सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जो डिसऑर्डरनेस है सर, ये क्यों अराइज होती है? मतलब क्या हम लोग कुछ ऐसा फोर्स डालते हैं या नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप क्या करो, इमेजिन करो, क्योंकि अभी आप तो इस चीज को देख सकते नहीं हैं। ठीक है, क्या करना है, आप एक स्ट्रीम का फ्लो इमेजिन करो।
ठीक है, क्या करो, एक स्ट्रीम का फ्लो इमेजिन करो, ठीक है। और मान लो ये आपका स्टडी फ्लो है इसका, ठीक है, ये स्ट्रीम का फ्लो है और ये स्टडी फ्लो है, और इसके रास्ते में एक कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ऑब्स्टेकल के बाद में एक अचानक से स्लोप आ जाए, क्या आ जाए, अचानक से स्लोप आ जाए, ऑब्स्टेकल के साथ में कोई रॉक आ जाए और रॉक के साथ में क्या आ जाए, स्लोप आ जाए, तो जो भी पार्टिकल यहाँ से आ रहा है एक स्पीड में, वो क्या करेगा, इसके इनकाउंटर करेगा, टकराएगा ना इससे, है ना। टकराने के बाद में उस पार्टिकल के साथ में क्या होगा, बोलो। सर जो डायरेक्शन चेंज होगी। स्ट्रेट टकराएगा वो बैक जाना चाहेगा, जो यस किसी सर। एंगल पे टकराएगा वो इस तरीके से स्लिप कर जाना यस चाहेगा, सर। कर जाएगा ना ये यस सर। कंटिन्यूअसली, ये सिचुएशन बनेगी ना, यस सर। ठीक है। इसका मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अच्छा, इसके बाद में आगे जाकर के तुरंत के तुरंत क्या है, इसके पास स्लोप है, तो स्लोप होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी तुरंत होगा, क्या होगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, क्या होगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अचानक से इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी स्टडी फ्लो का टर्बुलेंस फ्लो में चेंज होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ऑब्स्टेकल आए, या फिर हम पीछे से जो उसकी फ्लो है उसको हम बम्प करें, मतलब हम फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को बढ़ाएं। कभी कभी देखो आप मुंह में पानी भर करके, हम छोटा बच्चा होता है कई बार फेंकता है, ठीक है, तो या कई बार आजकल तो बहुत सारे पाइप आते हैं जिसमें भर करके आप फेंकते हैं, एयर बबल्स निकालते हैं उसमें से, तो वो क्या होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो एयर बबल्स बनते हैं वो बनते हैं आपके, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आप निकाल रहे होते हैं वहां पे वो इस तरीके से आके टर्न हो जाता है वहां पे, ठीक है, और वहां पे आपके ईडीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं ये। तो कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट कब बनेगा, जब उसके पास में ऑब्स्टेकल आए और अचानक से उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कभी भी आपको टर्बुलेंस फ्लो नीचे से ऊपर जाते हुए वाटर में देखने को जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम ही हो जाएगी। ये तभी मिलेगा जब अचानक से उसकी वेलोसिटी बढ़नी हो, और वेलोसिटी बढ़ने से पहले उसके पाथ में क्या हो, कोई ऑब्स्टेकल हो, ठीक है। जैसे झरना देखा हुआ आपने, तो झरने पे क्या होता है, कभी पानी आता है तो वो अचानक से नीचे गिर रहा होता है इस तरीके से, है ना, देखा नहीं देखा कभी इन चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने का जो नेचुरल रीजन ये है कि जो हमारा जियोग्राफिक रीजन है वो अप एंड डाउन है। अप साइड पे हमें पता है कि वहां पे mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है, और डाउन साइड आने पे ये लॉस हो जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी में हाफ mb में कन्वर्ट हो जाता है, mb स्क्वायर में, हाफ mb स्क्वायर में जितना पोटेंशियल कन्वर्ट होता है उतना काइनेटिक में चला जाता है, उसके रिकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी आपकी bc से ज्यादा हो गई तो ये जो फ्लो हो जाएगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई और पॉइंट इसमें? नहीं सर। हम्म, अभी आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, प्लेन वगैरह से सफर करते हैं तो वहां पे आपको कई बार अनाउंस किया जाता है कि वी आर फेसिंग टर्बुलेंस। ये सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं भी होता, ये एयर के लिए भी है, लिक्विड एयर बाकी चीज जो भी आपके फ्लूइड है उन सब के लिए है। कब है, जब उसकी वेलोसिटी में या स्पीड में क्या आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए, क्या आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंस, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? तो टर्बुलेंस फ्लो क्या है,
बोलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, टर्बुलेंस फ्लो क्या है? सर जब लिक्विड एक क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे मूव करता है तो डिसऑर्डरनेस आ जाती है। डिसऑर्डरनेस होनी चाहिए, फ्लक्चुएशन उसकी स्पीड में होनी चाहिए, इरेगुलरिटी उसकी स्पीड में होनी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं। हाँ, और ये कब होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है होने का, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होने का, टर्बुलेंस कब होगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है रैपिड चेंज होगा, ठीक है। एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसके पार्ट्स में, ठीक है, जब वहां पे एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए या उसे कहीं और से एक्सेस एनर्जी मिल जाए, ठीक है, तब जो जाकर के आपका टर्बुलेंस फ्लो वहां पे अराइज होगा, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इरेगुलरिटीज इन स्पीड, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन स्पीड एट एनी पॉइंट विद टाइम। और दूसरी चीज क्या है, स्पीड में इरेगुलरिटीज हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है बेटा, यस नो में भी। लावण्य बताओ। यस ला, सर। ठीक है। तो टर्बुलेंस फ्लो को कैसे पहचानेंगे हम, जो स्टडी फ्लो ना हो वो टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेमिनर फ्लो क्या होगा, जो कि एक लाइन में फ्लो हो, जहां कहीं पे क्या हो, लीनियर फ्लो एक लाइन में फ्लो हो रहा है, उसको लेमिनर फ्लो बोलेंगे। तो आपका जो स्टडी फ्लो होता है उसमें जनरली आपका लेमिनर फ्लो ही होता है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे मनस्वी ने पूछा कि वाटर की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने कहा जो है कि कभी जरूरत नहीं पड़ी हमको उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी जानने की, ठीक है। लेकिन एक नया पैरामीटर होता है जिसके टर्म्स में हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या हो, कि जिसपे बेसिस पे कहेंगे जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। तो उसको डिफाइन किया गया है रेनॉल्ड नंबर से। किसे डिफाइन किया गया है, रेनॉल्ड्स नंबर से। ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके ऊपर स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंस फ्लो में चेंज हो जाए, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर्स क्या है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं ना, हमको बता चुके हैं पीछे, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर को नोट करते हैं, या कहो तो उसको भी लिख दें दोबारा, बोलो। लिख दो सर। लिख दो उसे भी, क्रिटिकल वेलोसिटी is that velocity of liquid flow up to which is streamlined and above which
its flow becomes turbulent। ठीक है, टर्बुलेंट को आप ऐसे फील कर सकते हो जैसे आप बैठे हुए हैं तो कभी मान लो तूफान आता है, तो तूफान में आता है तो कभी आप फील करो क्या होता है, कभी आपको अचानक से बहुत तेज हवा का झोंका लगता है और कभी लगता है कि अचानक से हवा आनी बंद हो गई ना, तेज हवा आई बंद हुई, आई बंद हुई, आई बंद हुई, आई बंद हुई। तो आप देखते हैं कि मकान होते हैं, घर होते हैं, उनकी खिड़कियां क्या होती हैं, उस हवा के इफेक्ट में क्या है, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। तो वो टर्बुलेंस फ्लो की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी या स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है वहां पे। ठीक है ना, रेनॉल्ड्स नंबर्स क्या है, ये प्योर नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर प्योर नंबर क्या होता है, तो बताया कि मुझे प्योर नंबर क्या होता है। लवन्या बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर। ये प्योर नंबर क्या होता है, इज ए प्योर नंबर। कहने का मीनिंग ये कुछ क्वांटिटी वांटिटी कुछ नहीं है, खाली नंबर ही नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 है, उस तरीके का नंबर है खाली ये। ठीक है, आगे होता है वैसे। हाँ, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर which determine the nature of flow of liquid through pipe, through a pipe। ठीक है, it is defined as the ratio of the inertial force, पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर के टर्म में बात कर रहा है, पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स, पर यूनिट एरिया फॉर ए फ्लोइंग फ्लूइड। विस्कस फोर्स को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एन आर विल बी इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो प्रेशर एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, वो डिवाइड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि लिक्विड के अपने नेचर की वजह से होता है। ठीक है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। विस्कोसिटी को भी आगे इस चैप्टर में शायद हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो वहां पे इसको फिर से डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया इतना? यस सर। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनता है, इसको एनआर से लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, एन आर। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन दिखाऊंगा अभी कैसे बनेगा ये। ठीक है, ये बनता है आपका बी स्क्वायर, रो डेंसिटी है,
अपान नीटा विस्कोसिटी होता है, ठीक है, अपान नीटा विस्कोसिटी होता है। बी स्क्वायर में बी आर हो जाएगा, ऊपर जाकर के नीचे कट जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखो, बी बी रो आर अपान नीटा बनेगा ये, ठीक है। इनर्शियल फोर्स जो आपका है वो बन जाता है, इनर्शियल फोर्स जो होता है dp बाई डी टी बाई ए, dp बाई डी टी जो चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स हो जाता है, ठीक है। और ये आपका बन जाता है बी स्क्वायर रो बन जाता है, ठीक है। और जो आपका विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स ये पर यूनिट एरिया है, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ये बन जाएगा। तो विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है वो नीटा वी होता है, तो एफ बाई ए जो बनेगा आपका वो नीटा बी बाई आर बन जाता है। कितना होता है, नीटा बी बाई आर हो जाता है, ठीक है। नीटा क्या है, नीटा है, नीटा इज विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, नीटा इज द विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी, ठीक है। R is radius of the cross section, radius of cross section of pipe, सारी चीजें आ गई। और B क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। B is the velocity, ठीक है। नीटा के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप, अच्छा तो पता चल गया कि हम किसी भी लिक्विड के लिए एनआर कैसे निकालेंगे, बी रो आर बाई नीटा से, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर number 1 lies between 0 to 2000, the flow will be streamlined or laminar, the flow will be streamlined or laminar, number 2 if lies between 2000 to 3000, the flow of liquid will be unstable या is unstable, changing from streamline to turbulent flow, line to turbulent flow. Point number 3, above 3000 the flow of liquid is turbulent, ठीक है। तो
अब यहां से देख सकते हैं जिस भी लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जाए, क्योंकि उसका एनआर कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिस भी लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वो मोस्ट पॉसिबली किस में जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जाएगा। ये नोट कर लिया इतना। नोट कर लिया? यस सर। तो यहां से देख सकते हैं कि एन आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, एन आर इज प्रोपोर्शनल टू आर, एन आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/ηटा, मीन्स लो विस्कोसिटी, सॉरी हाई विस्कोसिटी, low density and small cross section will will make feasible liquids to flow in streamline flow. So this will be a favorable conditions, means low rho, low R and high ηta, ये किसके लिए फिजिबल होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, है ना। ठीक है, इसी तरीके से लो नीटा, बिग आर एंड हाई रो किसके लिए होंगे, ट्रबुलेंट फ्लो के लिए होंगे। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जरूरी है किसी लिक्विड को कंपेयर करना है तो वो स्ट्रीमलाइन में जाएगा, जिसका पाइप तो दोनों को मान लेते सेम ले लिया किसी कंडीशन में, जिसका रो कम होगा और नीटा ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके।